हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो भी प्रमुख चर्चित फुल फॉर्म है उनको डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से या फिर इस टॉपिक से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, कोविड का फुल फॉर्म क्या है, शार्क का फुल फॉर्म क्या है, आशियान का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऐसे जो अक्सर चर्चित नाम होते हैं यहाँ से फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जितने फुल फॉर्म है जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी? तो इसका आंसर हो जाएगा चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी से आप वाकिफ ही होंगे, हाल ही में काफ़ी चर्चा में है और डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, यह आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसका डिटेल्ड रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो अपना यूज़ भी किया होगा इसको, यदि आपने नहीं किया है तो आपको यूज़ जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसको 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। ओपन एआई ने इसको विकसित किया है, डेवलप किया है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके जरिए यूजर किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकता है, आपको याद रखना है। इसे ओपन एआई ने इंस्ट्रक्ट जीपीटी के साथ ट्रेन किया है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिटेल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसको लॉन्च कब किया गया है ये भी डेट याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, किस कंपनी ने इसको विकसित किया है, ओपन एआई ने किया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको सारी डिटेल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोविड का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते ही होंगे, हाल ही में 2020-2019 पूरा विश्व इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, कोविड। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिसीज़। तो थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप जानते ही होंगे 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और ख़ासतौर पर चीन के वुहान शहर से ये फैलना स्टार्ट हुआ, ऐसा माना गया था। ठीक है, तो दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, इसने वैश्विक महामारी इसको घोषित किया था। सारे देश, पूरा विश्व इससे प्रभावित था। इसके अलावा इस बीमारी में सिम्टम्स क्या थे? तो सर्दी, जुकाम जैसे इसमें सिम्टम्स दिखते थे, है ना, सर दर्द, कमजोरी, ये सारे सिम्टम्स थे। इसके अलावा WHO के मुताबिक कोरोना संक्रमित करीब 80% जो लोग हैं बिना किसी खास इलाज के ही अपने आप ही अपनी इम्यूनिटी को यूज करके ठीक हो जाते हैं। और संक्रमित 6 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा है जो गंभीर रूप से बीमार होता है। इसमें खासतौर पर सांस लेने में तकलीफ होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस भी की होंगी, क्योंकि आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई इससे संक्रमित जरूर हुआ होगा, आपने वो दौर जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी डिटेल याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा दक्षिण एशिया है, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का ही संगठन है शार्क, जिसको हम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो साउथ एशियन कंट्री हैं, मेरी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज चल रही है, बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है, आप अपने ज्योग्राफी की मैपिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज वाइज साउथर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी मैपिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी बोलते हैं, शार्क भी बोलते हैं। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ढाका, बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। और टोटल 8 सदस्य देश हैं इसमें। कौन कौन से? जो दक्षिण एशियाई देश के सदस्य हैं, वही उन्हीं के संगठन को हम क्या बोलते हैं? शार्क बोलते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, 8 मेंबर हैं, आपको याद रखना है। इसी तरह का एक और संगठन है जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, जिसको हम बोलते हैं आशियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं इनका संगठन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब आप मुझे आशियान के बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें मेंबर कितने हैं। कई बार मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करा चुका हूँ, हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है
और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UIDAI है? ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है UIDAI। काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार है इसकी ही एक एजेंसी है, आपको याद रखना है, जो कि जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना, डेटा को एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित करना, तो ये सब कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास आधार है ना, आधार कार्ड कितना नेसेसरी है आप जानते ही होंगे, है ना, आपकी पहचान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसके द्वारा ही ये जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। इसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट आधार नंबर होता है। ठीक है, तो इसी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये अन्य डिटेल याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा का पूरा नाम क्या है? फीफा हो गया, ICC हो गया, जितने भी प्रमुख स्पोर्ट्स हैं इनकी जो हायर अथॉरिटी होती है, संस्था होती है जो उसको पूरा संचालन और उसका नियंत्रण करती है, तो इन संस्थाओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। ठीक है, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम फीफा के बारे में बात कर लें कि विश्व में जो फुटबॉल का नियंत्रण है, इसका संचालन है फीफा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन भी ये करता है। ठीक है, इसको पूरा नियंत्रण करता है, इसका आपको याद रखना है। तो फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, आपको याद रखना है। 1904 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा थोड़ा सा हम फीफा विश्व कप के बारे में बात करें तो वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था पहला फीफा विश्व कप, जो कि उरुग्वे ने ही जीता था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और हाल ही में जो लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये 2022 में हुआ था कतर में। ठीक है, आप जानते ही होंगे हमारे एशिया में ही आता है कतर। और ये जो वर्ल्ड कप है किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है नाबार्ड का। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो देखिए, जो ये नाबार्ड की स्थापना की गई खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र में छोटे जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग है ना, ग्रामीण जो परियोजनाएं होती हैं, तो इसके संबंध में ये कार्य करता है, वित्त उपलब्ध कराता है, ये सारे इसके कार्य हैं, आपको याद रखना है। यह एक संविधिक निकाय है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साथी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, साथी, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है ना, साथी का आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान साथी नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ये परियोजना शुरू की है। इसके अलावा इस विभाग ने पहले ही देश में 3 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं जो कि IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU में हैं। इसके साथ ही अगले 4 वर्षों तक हर वर्ष 5 साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में होगा क्या? तो इन केंद्रों में उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण, उन्नत विनिर्माण सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो विदेशी स्रोतों पर हम निर्भर हैं तो उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है? ठीक है, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा चलन है वो UPI का ही है। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो UPI मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो भीम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो भीम है इसको 2016 दिसंबर में लॉन्च किया गया था। एक मोबाइल ऐप है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम रेज है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में कि आखिर है क्या चीज़ ये। केंद्र सरकार के द्वारा 11 से 12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में रेज, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल फॉर सोशल एम्पावरमेंट, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020। ये बृहद आयोजन की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है। और रेज जो 2020 है, सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के साथ साझेदारी में आयोजित होने वाला एक पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उद्योग और शिक्षा के साथ संयुक्त रूप से एक शिखर सम्मेलन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NBFC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। देखिए जो NBFC कंपनी होती हैं, ये NBFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जो कि विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, आपको याद रखना है, किंतु उनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। इसके अलावा जो NBFC बैंक होते हैं, ठीक है, ये पारंपरिक बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बैंकिंग नियमों और राज्य के अधिकारों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के अधीन नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आजकल मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी देखने को मिल जाती हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप जानते ही होंगे सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा 2015 में इसने योजना आयोग का रूप लिया था। इससे पहले योजना आयोग था, फिर 2015 में इसको योजना आयोग की जगह नीति आयोग किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग का कार्य क्या है? तो रणनीतिक नीतियां बनाना, राज्यों, केंद्रों में और केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी सलाह प्रदान करना इसका कार्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्राई शब्द किसका संक्षिप्त नाम है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। तो देखिए जो ट्राई है, ये भारत में दूरसंचार या फिर टेलीकॉम सेक्टर पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना फरवरी 1997 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसका कार्य जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसका विकास करना, इसके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, इसको बेहतर बनाना इसका काम है, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। ठीक है, तो ये अन्य डिटेल भी याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IRDA शब्द किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो फुल फॉर्म में याद रखना है DA। तो देखिए मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, अप्रैल 2020 में IRDA को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था, आपको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। भारत में, ठीक है, तो भारत में जो आप शेयर बाजार देखते हैं, ठीक है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, BSE, NSE, ये सब जो है ना। इसके अलावा इनमें जो आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा निवेश करते हैं, तो इन सब को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रदान करता है सेबी, है ना, नियम कानून बनाता है। तो ये सेबी का काम है, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपको याद रखना है, और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो उनका नाम क्या है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NDRF का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखते ही होंगे कि कहीं पर यदि बाढ़ आ गई है ना, किसी देश में भूकंप आ गया, कोई भी आपदा आ गई, तो उस स्थिति में भारत सरकार के द्वारा NDRF का गठन किया गया है, फिर इसको बनाया गया है। तो ये दल तत्काल प्रभाव से उस जगह पहुंच करके सहायता प्रदान करता है। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करता है। 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। खतरनाक आपदा स्थिति या फिर आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष दल है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन आता है। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं, जिनमें से VSF और CRPF से 3-3 और CISF, SSB और ITBP से 2-2 बटालियन हैं, तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में 1100
49 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, तो एनडीआरएफ अक्सर न्यूज़ में रहता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम कैग है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग। आपने भारतीय संविधान पढ़ा ही होगा, तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 जो पार्ट 5 है, इसमें कैग के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह एक स्वतंत्र निकाय होता है और केंद्र और राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को एक प्रकार से नियंत्रित करता है। देखिए, इसके अलावा कैग की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और इसके अलावा इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम फेरा है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, फेरा का। ठीक है, देखिए यह 1973 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा और भुगतान को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन का संरक्षण करना था, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CAA का पूरा नाम क्या है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, इसको 2019 में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था, आप जानते ही होंगे। इसके तहत भारत में 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं, इनमें भी 6 समुदाय जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। इसके अलावा जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से है ना, मतलब 5 वर्ष जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे, आपको याद रखना है। तो ये सारी डिटेल याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ODF का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त जो आप बोलते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हिंदी में यदि मैं आपको समझाऊं तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, आप जानते ही होंगे। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था और काफ़ी सफल भी रहा पूरे देश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित किया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम फेमा है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसको हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी एक अधिनियम है। देश के बाहर व्यापार और भुगतान तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित, विकसित और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। यह एक नागरिक कानून है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम NRC है? तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। देखिए NRC केवल उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देशों के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी जमीन असम में ही थी और लोगों का दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा। इसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया। तो NRC और CAA, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में थे कुछ समय पहले, तो इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। इनके बारे में डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसका संक्षिप्त नाम UPI है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना। आजकल कुछ भी आप पेमेंट करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू UPI से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सभी प्रमुख UPI हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है। इसको अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित या फिर ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा यूपीआई के द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत भुगतान हो जाता है आसानी से। इसके अलावा यूपीआई ने लोगों की नकदी लेकर चलने की समस्या को भी खत्म कर दिया है। आप जानते ही होंगे आजकल आप सब्जी भी लेने जाएं, ठीक है, तो आप फोन से ही पेमेंट करते हैं। कुछ भी सामान लेने जाएं तो यूपीआई फोन से ही पेमेंट करते हैं। तो इसने काफ़ी चेंजेस लाए हैं हमारे जीवन में, थोड़ा आसान भी बनाया है, ठीक है। तो ये डिटेल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम आईपीएल है? तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है। आप जानते ही होंगे भारत की एक क्रिकेट लीग है, काफ़ी फेमस और चर्चित लीग होती है, विश्व की सबसे फेमस लीग है। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो बीसीसीआई है, इसके द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है। इंडियन प्रीमियर लीग भारत का एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम, घरेलू क्रिकेट टीम और अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। पहला मैच इसका 2008 में हुआ था और जो लास्ट 2023 हुआ है आईपीएल, ठीक है। तो इसका विजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग ने 2023 का इंडियन प्रीमियर लीग जीता था। ये बात भी आपको याद रखना है। तो 2023 आईपीएल पर सेपरेट लेक्चर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में बना दिया। तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है ना, बिम्स्टेक, है ना। फिर से हम पढ़ते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है ना। जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। 7 सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। सचिवालय बांग्लादेश ढाका में। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने बच्चों महत्वपूर्ण संक्षिप्त नाम फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य जो संक्षिप्त नाम है या फिर जिनके फुल फॉर्म है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म है। अगला है पेटा, प्यूपिल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, इसका फुल फॉर्म है। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। लीफाई, लाइट फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। एफएसएसएआई, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य भी हम देख लेते हैं। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म है। आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला, उन्नत ज्योति वाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अमृत की बात करें तो अटल मोशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। हृदय की हम बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट फॉर ऑगमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म है। सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आईएमईआई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म है। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म है। जीपीएस की हम बात करें तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म है, संक्षिप्त नाम है, इनको हमने डिस्कस किया है। यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी आपको यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है वायरस का पूरा नाम क्या है? यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फुल फॉर्म है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।